नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 8 गणित 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें वर्ष 2024-25 में दी गई है, आज हम इस अभ्यास पुस्तिका के अध्याय क्रमांक 11 में सीधा और प्रतिलोम समानुपात इस पाठ के अभ्यास को आज हम करेंगे। और इसमें पाठ में जो हमें दिया गया है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो अध्याय 11 में सीधा और प्रतिलोम समानुपात के अभ्यास को करने से पूर्व विद्यार्थी इस पाठ को पढ़ें और हम इसमें केवल इतना समझ लेते हैं कि वास्तव में सीधा और प्रतिलोम समानुपात क्या है। तो देखिए, आप यहाँ समझेंगे कि एक राशि में वृद्धि होने पर, देखो यहाँ पर दो प्रकार की राशियाँ हैं, एक x के रूप में दी गई हैं और एक y के रूप में दी गई हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब एक राशि में वृद्धि होने पर दूसरी राशि में भी वृद्धि होती है और एक राशि में कमी होने पर दूसरी राशि में भी कमी होती है, तो यहाँ पर हम सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात या इसे हम अनुक्रमानुपाती विचरण कहते हैं। तो आपको सीधा ये समझना है कि जब एक राशि में वृद्धि हो तो दूसरी में भी वृद्धि हो, जब एक में कमी हो तो दूसरी में भी कमी होती है। तो इस प्रकार से हम इसको सीधा, प्रत्यक्ष और अनुक्रमानुपाती विचरण समझेंगे और इसको लिखते हैं x/y, यानी कि जो x और y के रूप में जो हमें तालिका में राशियां दी जाती हैं उनको हम 1/5 बराबर 2/10 बराबर 3/15 इस तरह से हम इन राशियों को लिखेंगे। अब आप समझ गए होंगे। तो ये जो अनुपात होता है यह कहलाता है सीधा, प्रत्यक्ष और अनुक्रमानुपाती। अब आप इसके आगे इनमें उदाहरण दिए गए हैं, तो विद्यार्थी इन सभी को समझते हुए और इन प्रश्नों में जो कुछ दिया गया है आप क्रमशः इनको सब समझते जाएं। और इस प्रकार से अब हम इसके प्रतिलोम अर्थात व्युत्क्रमानुपाती विचरण को समझते हैं। इसमें आप ध्यान देंगे, इसमें भी तालिका बनी हुई है, तो हम करते क्या हैं उस पर हम समझते हैं। देखो यहाँ पर भी दिया गया है कि देखते हैं कि राशियाँ एक राशि में वृद्धि होने पर दूसरी राशि में कमी हो या एक राशि में कमी होने पर दूसरी राशि में वृद्धि हो, वहाँ पर होता है प्रतिलोम। या दूसरे शब्दों में समझें कि दो राशियाँ x और y प्रतिलोम समानुपात अथवा परस्पर व्युत्क्रमानुपात कही जाती हैं यदि x में हुई वृद्धि y में एक समानुपाती कमी उत्पन्न करे तथा x में हुई कमी y में एक समानुपाती वृद्धि उत्पन्न करे, ताकि इनके संगत गुणनफल अचर रहें, अर्थात x y। अभी हम बटे में लिख रहे थे, अब इनका हम गुणा करेंगे x y बराबर k, तो x और y परस्पर व्युत्क्रमानुपाती कहलाते हैं। तो व्युत्क्रमानुपाती में जैसे यहाँ पर हमें दिए गए हैं कि 600 और 100, तो इनका गुणा करेंगे 60 गुणा 100 बराबर 30 गुणा 200 बराबर 20 गुणे 300 बराबर 15 गुणे 400। तो इस तरह से हम इन सभी को हल करेंगे। और वैसे भी देखें तो सभी का मान बराबर आएगा। इसका मान 60 का गुणा 100 में करेंगे तो 6000, 30 का गुणा
200 में करेंगे तो 6000, 20 का गुणा 300 में करेंगे तो 6000 और 15 का गुणा 400 में करेंगे तो 6000। यानी ये सभी राशियां समानुपात में रहती हैं, लेकिन बस अंतर सिर्फ इतना है कि जब व्युत्क्रमानुपाती होगा तो हम इन्हें गुणा के रूप में लिखेंगे और जब अनुक्रमानुपाती होगा तो हम अनुपात अर्थात बटे के रूप में लिखेंगे। तो चलिए अब हम इस अभ्यास कार्य के प्रश्नों को हल करेंगे। अब सीधे अभ्यास के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। प्रश्न पहला है, यदि x और y प्रत्यक्ष अनुपात में हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है जहां k अचर है। तो आप इसके ऑप्शन देख रहे हैं कि x माइनस वाई बराबर के, x प्लस वाई बराबर के, x गुणे वाई बराबर के और x बटे वाई बराबर के। तो देखो हमने दो कंडीशनों को देखा है, एक गुणा के रूप में और एक बटे के रूप में। जो बटे के रूप में होता है वो आपका प्रत्यक्ष, सीधा और अनुक्रमानुपाती होता है, और जो गुणा के रूप में होता है वह प्रतिलोम और व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो प्रत्यक्ष अनुपात में होगा वह x बटे वाई बराबर k के अनुपात में होगा। तो इसका डी ऑप्शन x बटे वाई बराबर k, तो हम डी को भर देंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया है कि दो राशियां x और y परस्पर व्युत्क्रमानुपाती निम्नलिखित में से किस स्थिति के लिए कही जा सकती हैं। तो अब देखो व्युत्क्रमानुपाती की बात आती है तो इसमें लिखा है कि x में हुई एक वृद्धि y में एक समानुपाती कमी उत्पन्न करे। दूसरे में x में हुई एक वृद्धि y में एक समानुपाती वृद्धि उत्पन्न करे। x में हुई एक कमी y में एक समानुपाती कमी उत्पन्न करे और x में हुई एक कमी y में ना ही एक समानुपाती कमी उत्पन्न करे। तो देखो व्युत्क्रमानुपाती में हमने देखा है कि अगर x का मान बढ़ रहा है तो y का मान कम होना चाहिए, और अगर y का मान बढ़ेगा तो x का मान कम होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि x में हुई एक वृद्धि y में एक समानुपाती कमी उत्पन्न करे, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और हम लिख देंगे कि x में हुई एक वृद्धि y में एक समानुपाती कमी उत्पन्न करे तो वह परस्पर व्युत्क्रमानुपाती विचरण कहा जाएगा। तो हम ए ऑप्शन को भर देंगे। प्रश्न तीसरे में, निम्न में से कौन सा विचरण अनुक्रमानुपाती नहीं है। अब हमें ये बताना है कौन सा विचरण अनुक्रमानुपाती नहीं है। देखो, मूलधन बढ़ने पर साधारण ब्याज, जब मूलधन बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा, तो ये अनुक्रमानुपाती हुआ। वस्तु की संख्या बढ़ने पर मूल, जैसे जैसे हम वस्तुओं की संख्या बढ़ाएंगे तो हमारे उन वस्तुओं की कीमत भी बढ़ती जाएगी। और त्रिज्या घटने पर वृत्त का क्षेत्रफल, अगर हमारी त्रिज्या कम होती जाएगी तो उसका क्षेत्रफल कम होता जाएगा। और चाल बढ़ने पर समय, अब देखो जे आपका अनुक्रमानुपाती नहीं है। एक प्रश्न में कहा गया ना कौन सा विचरण अनुक्रमानुपाती नहीं है, तो चाल बढ़ने पर समय, अगर हम चाल या स्पीड ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमें समय कम लगेगा, और अगर हमारी चाल या स्पीड कम होगी तो हमें समय अधिक लगेगा। तो आप इसका सही हो जाएगा चाल बढ़ने पर समय, जो अनुक्रमानुपाती विचरण नहीं है, तो हम ए को भर देंगे। अब हम चौथे प्रश्न में देख रहे हैं कि यदि ए और बी परस्पर अनुक्रमानुपाती हैं, जब a बराबर 8 और b बराबर 12 हो तो निम्न में से कौन सा a और b के संगत मानों का युग्म है। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर हमें अनुक्रमानुपाती हैं तो a और b के मान दिए गए हैं, तो हम इसको 8/12 लिखेंगे। चूंकि अनुक्रमानुपाती में हम इसी तरह से लिखते हैं, और इसको सरल करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 ती 12, यानी ऊपर 2 और नीचे 3 के हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो अब आप इसको कैसे समझेंगे, तो अब आप इसको समझेंगे कि जब इसे सरल किया जाएगा तो इसमें तो 2 आना नहीं है, और इसमें भी 2 और 3 का अनुपात नहीं आएगा, और इसमें हम देख रहे हैं
कि अगर इसे हम यानी कि 25 दूनी 50 और 25 ती 75 यानी ये आपका 2:3 आएगा, यानी 2/3। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा 50/75। बाकी किसी में भी सरल करने पर हमें 2/3 प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे 5वां प्रश्न देखते हैं कि 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। समान स्थिति में उस पेड़ की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया 15 मीटर है। तो अब आप देखेंगे इसमें कि 14 मीटर ऊंचा एक बिजली का खंभा है और उसकी छाया 10 मीटर है, और समान ऊंचाई पर पेड़ की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया 15 मीटर है। तो अब आप जब इसे सरल करेंगे तो 10x बराबर 14 गुणे 15, तो अब आपका सरल करने पर ये कितना आ गया है, तो ये सरल करेंगे इसको तो 7 × 21, ये 21 मीटर आ गया है। और इसको आप ब्रैकेट बना के भी इस प्रश्न को सरल कर सकते हैं। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ऊंचाई जब 14 मीटर है तो उसकी छाया 10 मीटर आती है, और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है जिसकी छाया 15 मीटर है। तो अब चूंकि ये अनुक्रमानुपाती विचरण होगा, क्योंकि ऊंचाई बढ़ेगी तो नीचे छाया बढ़ेगी, और अगर छाया कम होगी तो ऊंचाई भी कम होगी। तो अब आप देख रहे हैं इसको हम 14/10 बराबर x/15 के रूप में लिखते हैं। तो ये गुणा करेंगे 10x बराबर, तो जी आपका हो जाएगा 14 गुणे 15, तो x बराबर 15 गुणे 14/10। अब इसको सरल कर देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 ती 15, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 7 ती 21, यानी कि आपका ये सही हो जाएगा बी ऑप्शन 21 मीटर। और हम बी को क्या कर देंगे, इसको हम भर देंगे। अब आगे नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 6वां है, यदि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर वास्तविक दूरी 18 किलोमीटर को निरूपित करता है तो उसी मानचित्र पर 12 सेंटीमीटर किस वास्तविक दूरी को बताएगा। तो देखो इसके लिए तो हम मान लेंगे, माना कि वास्तविक दूरी x किलोमीटर है, ये हमने मान लिया। तो यहाँ पर दो बातें हमें दी गई हैं, एक मानचित्र में दूरी और एक है वास्तविक दूरी। तो आप देख रहे हैं कि जब मानचित्र में दूरी 1 सेंटीमीटर है, दूरी यहाँ पर सेंटीमीटर में हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जब दूरी 1 सेंटीमीटर में है तो इसकी जो वास्तविक दूरी है वो है 18 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर और हमें सेंटीमीटर में चाहिए, तो किलोमीटर में दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे, 18 किलोमीटर को 18 लिखा, और इसमें आप देखेंगे कि किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये आपका बन जाएगा 18,000, और मीटर से जब सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 का गुणा और कर दिया, तो ये आपका इस तरह से आप 2 जीरो बढ़ाकर लिखेंगे। और जब आपकी मानचित्र पर 12 सेंटीमीटर की दूरी होगी तो वह वास्तविक दूरी कितनी बनाएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो अब आप देख रहे हैं कि यह अनुक्रमानुपाती विचरण है। तो अनुक्रमानुपाती विचरण में हम लिखते हैं 1/, ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 18 लाख बराबर जे हो जाएगा 12/x। जब इसमें त्रियक गुणा करेंगे तो x का गुणा 1 से होगा, तो x बराबर 18 लाख गुणा 12 है। तो अब 12 का इसमें गुणा किया, x बराबर आ गया। अब चूंकि ये आपको दिया गया है सेंटीमीटर में, किलोमीटर सेंटीमीटर में दिया गया है, तो अब आपका सेंटीमीटर से मीटर बनेगा, तो आपके 2 जीरो हटेंगे, तो ये हो जाएगा 2 जीरो हटेंगे, और किलोमीटर बनेगा तो आपका ये 3 जीरो हट जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 216 किलोमीटर। अतः जो वास्तविक दूरी है वह 216 किलोमीटर होगी। अतः उत्तर में आप बता सकते हैं कि अतः मानचित्र पर 12 सेंटीमीटर आपका 216 किलोमीटर वास्तविक दूरी को बताएगा। क्योंकि इसमें जगह कम है तो इसका इतना उत्तर नहीं लिख पाए।
अब प्रश्न 7 में देख रहे हैं कि एक पर्यटन स्थल के निकट का पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। ये आपको दिया गया है समय और रुपए, यानी 2 घंटों तक 20 रुपये, 4 घंटों तक 40 रुपये का शुल्क और 6 घंटों तक 60 रुपये का शुल्क, 8 घंटों तक 80 रुपये का शुल्क, 10 घंटे तक 100 रुपये का शुल्क। तो कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय से किस प्रकार के अनुपात में है? तो अब हम बताएंगे कि जब 20 रुपये लगते हैं तो समय 2 घंटे होता है, जब सरल करेंगे तो 10 आएगा। जब 40 रुपये लगते हैं तो 4 घंटे का समय लगता है, तो आपका यहाँ भी 4 धाम 40। और जब 60 रुपये लगते हैं तो समय 6 घंटे होता है, 6 धाम 60। और जब 80 रुपये लगते हैं तो 8 घंटे का समय होता है, 8 धाम 80। और जब 100 रुपये लगते हैं तो 10 घंटे का समय, 10 धाम 100। यानी प्रत्येक स्थिति में यहाँ पर दिया गया विचरण समानुपात या अनुक्रमानुपाती विचरण है। चूंकि ये दिए गए अनुपात सभी समानुपात में हैं, इस तरह से हम बता देंगे। अब 8वें प्रश्न में कहा गया है कि रेलगाड़ी 85 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, तो वह 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? अब देखो, रेलगाड़ी 85 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटे में वह 85 किलोमीटर तय करती है, चल रही है, तो 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो हम मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी x किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो अब आप समझें कि यहाँ पर हमें 2 बातें दी गई हैं। एक तो तय दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी किलोमीटर में, और समय मिनट में। देखो, जब रेलगाड़ी दूरी तय करती है 85 किलोमीटर तो उसको 60 मिनट लगते हैं, यानी प्रति घंटा 1 घंटे में 60 मिनट। और जब 12 मिनट लगेंगे तो वह कितनी दूरी तय करेगी, ये हमें निकालना है। तो अब आप समझ जाएंगे कि ये अनुक्रमानुपाती विचरण है, यानी कि अगर हम ज़्यादा किलोमीटर तय करते हैं तो हमें समय भी ज़्यादा लगेगा, कम किलोमीटर तय करेंगे तो समय कम लगेगा। ये अनुक्रमानुपाती विचरण है। तो अनुक्रमानुपाती विचरण में हम 85/60 बराबर x/12 है, तो 3 गुणा कर देंगे तो 60 का गुणा x से बराबर 85 × 12, तो x बराबर 85 × 12 और बटे 60। अब हम इसे सरल कर लेंगे। 12 एकम 12, 12 पंचे 60 और 5 एकम 5 और 17 पन 85, तो आपका ये आ जाएगा 17 किलोमीटर। अतः रेलगाड़ी 12 मिनट में 17 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अब आगे 9वां प्रश्न कहता है कि यदि किसी डिब्बे के लड्डुओं को 30 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 लड्डू मिलते हैं। यदि बच्चों की संख्या में 5 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे? अब देखो, माना प्रत्येक बच्चे को x लड्डू मिलेंगे। ये प्रश्न में पूछा गया है प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे, तो मान लिया कि प्रत्येक बच्चे को x लड्डू मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों की संख्या और लड्डुओं की संख्या। देखो, जब बच्चों की संख्या 30 बच्चों में बांटा जाए, जब 30 बच्चे होते हैं तो लड्डुओं की संख्या 5 होती है, यानी प्रत्येक बच्चे को 5 लड्डू मिलते हैं। लेकिन जब बच्चों की संख्या में 5 की कमी हो जाए, 30 में से 5 माइनस कर दिए तो 25 बचे, तो लड्डू कितने मिलेंगे? तो स्वाभाविक है कि अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी तो लड्डू कम मिलेंगे, बच्चों की संख्या कम हो जाएगी तो लड्डू ज़्यादा मिलेंगे। तो सीधा अनुपात तो आपका ये भाई व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। तो आप व्युत्क्रमानुपाती में क्या करते हैं, 30 × 5 बराबर 25 × x, तो x बराबर, अब ये 25 गुणा में है तो 30 × 5 के बटे में आएगा। 5 एकम 5, 5 25 और 5 एकम 5 और 5 छक्के 30, तो x बराबर आ गए 6 लड्डू। अतः प्रत्येक बच्चे को 6 लड्डू मिलेंगे। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। प्रश्न 10वां देखते हैं। यदि 18 श्रमिक
किसी दीवार को 45 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 27 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना कि x श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो देखो यहाँ पर हमें समय और श्रमिकों की संख्या दी गई है। देखो समय घंटों में और श्रमिकों की संख्या, देखो जब 18 श्रमिक होते हैं, श्रमिकों की संख्या जब 18 होती है तो हमें समय 45 घंटे लगता है, और जब समय हमारे पास 27 घंटे हो तो कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, तो हमने x मान लिया है। तो अब इसका विचरण आप समझेंगे कि देखो अगर ज़्यादा मजदूर होंगे, श्रमिकों की संख्या ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, और जब श्रमिक कम होंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो यह आपका व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हम राशियों को 45 गुणा 18 बराबर 27 गुणा x, तो x बराबर 45 गुणे 18 और ये भाग में आएगा 27। तो अब हम इसको सरल कर लेते हैं। अगर 9 से काट दें तो 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27, 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15 और 15 दूनी 30। तो आपका x बराबर आ गया 30 श्रमिक, अतः 30 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। कब? जब 27 घंटे का समय लगता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये व्युत्क्रमानुपाती विचरण है और इसको किस तरीके से आप हल करेंगे। अब आगे अगला 11वां प्रश्न दिया है कि यदि नरेश 400 मीटर की दूरी तय करने के लिए 450 कदम चलता है तो 320 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसे कितने कदम चलने होंगे। अब देखो इसमें दो बातें हैं, माना कि रमेश को x कदम चलने होंगे। तो अब देखो दूरी और कदम, दूरी मीटर में और कदम, यानी जब 400 मीटर की दूरी तय करते हैं तो 450 कदम चलते हैं, और जब 320 मीटर की दूरी तय करेंगे तो हम x कदम चलेंगे। तो आपका ये अनुक्रमानुपाती विचरण है, क्योंकि दूरी कम होगी तो कदम कम होंगे, दूरी ज़्यादा होगी तो कदम ज़्यादा होंगे। तो अब अनुक्रमानुपाती है तो 400 बटे 450 बराबर 320 बटे x, त्रियक गुणा करेंगे तो 400 का गुणा x से होगा बराबर 450 का गुणा 320 से होगा। ये त्रियक गुणा करने पर आया तो x बराबर 320 गुणे 450 बटे 400। तो अब इसको सरल कर लिया। अब आप देख रहे हैं इस जीरो से एक जीरो काट देंगे, इस जीरो से एक जीरो को इसका काट देंगे और इसको सरल कर देंगे। 4 एकम 4 और 4 आठे 32, 8 और 8 का गुणा 45 में कर देंगे, 8 45 का शून्य हासिल की 4 और 8 चौके 32 और 4 36, x बराबर 360 कदम। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब 12वां प्रश्न दिया है, वृत्ताकार आधार वाले विभिन्न मापों के कुछ बर्तन लीजिए, प्रत्येक बर्तन में पानी की समान मात्रा भरिए, प्रत्येक बर्तन का व्यास उस बर्तन में पानी किस ऊंचाई तक है उसे मापकर लिखिए, अपने प्रेक्षणों की एक सारणी बनाइए, क्या यह एक प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है। हमें प्रतिलोम की बतानी है, क्या ये प्रतिलोम की स्थिति है। तो अब आप समझेंगे कि यहाँ पर हमें ये 3 बर्तन दिए गए हैं और इन बर्तनों में किस ऊंचाई तक क्या भरा हुआ है इसकी माप दी गई है, और बर्तन का व्यास सेंटीमीटर में और पानी के स्तर की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है। तो हम देखते हैं कि जो बर्तन का व्यास है वह D1 है तो इसकी ऊंचाई H1, दूसरे बर्तन का व्यास D2 है तो इसकी ऊंचाई H2, और तीसरा बर्तन D3 है तो इसकी ऊंचाई H3। अब हम इसका मान निकालेंगे, आयतन भी बराबर पाई स्क्वायर H। तो हम मान रखते हैं कि पाई और r का मान जो त्रिज्या है
वह व्यास की आधी होती है। व्यास d1 है तो हम इसमें 2 का भाग देंगे और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे और ऊंचाई h का मान h1 बराबर आपका पाई और इसका भी d2/2 स्क्वायर h2 बराबर पाई d3/2 स्क्वायर h3। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 सभी में है और पाई भी सभी में है, तो अब यहाँ पर क्या बचता है, d1 स्क्वायर h1 बराबर dt स्क्वायर h2 बराबर d3 स्क्वायर h3। अब यदि प्रतिलोम अनुपात में होता, यदि प्रतिलोम अनुपात में होता तो इसमें कंडीशन क्या आती, तो ये हो जाएगा आपका d1 h1 भाई d1 इंटू h1 बराबर d2 इंटू h2 बराबर d3 इंटू h3। लेकिन अतः प्रतिलोम समानुपात नहीं है, यानी a बराबर नहीं होते हैं, जबकि a हम देख रहे हैं। तो इस तरह से a इस कंडीशन में और इस कंडीशन में a बराबर नहीं आ रहे हैं, अतः प्रतिलोम समानुपात नहीं है। अब 13वें प्रश्न में किसी स्कूल भवन में पेंटिंग के लिए हल्का गुलाबी रंग करवाने की योजना बनाई गई। इस कार्य के लिए लाल और सफ़ेद रंगों को मिलाकर हल्का गुलाबी रंग बनाया जाना है। हल्का गुलाबी, तो दिए हुए मिश्रण में से निश्चित करें कि कौन सा हल्का गुलाबी रंग का शेड है। तो अब आप इसे कैसे समझें, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपका जो दिया गया है, लाल आपके 3 हैं और 2 आपके सफ़ेद हैं, तो इसमें लाल ज़्यादा है सफ़ेद कम है, इसमें बराबर बराबर मात्रा में है। जबकि हमें लाल और सफ़ेद रंगों को मिलाकर हल्का गुलाबी रंग बनाना है, तो यहाँ पर 2 आपके रेड और 3 वाइट हैं और आपका 1 रेड है और 4 आपके वाइट हैं। तो इसमें से आपका अधिकतर आपका जो सही होगा वह सी ऑप्शन सही होगा, चूँकि इसमें 2 रेड और 3 वाइट हैं, इनको मिलाकर के हम हल्का गुलाबी रंग बना सकते हैं। लेकिन नीचे एक शर्त दी गई है कि यदि एक पात्र बर्तन में 1 लीटर पेंट है, यानी इसमें 1-1 लीटर का पेंट है और भवन के लिए तो 180 लीटर पेंट की आवश्यकता है, तो हल्के गुलाबी रंग से पेंट कराने के लिए प्रत्येक रंग के कितने पात्रों की आवश्यकता होगी। तो अब आप समझेंगे कि इसको किस तरीके से आप हल करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि लाल रंग आपके 2 हैं तो 2 लीटर हो जाएगा, सफ़ेद रंग 3 है तो 3 लीटर होगा, तो कुल रंग मिलाकर के कितना हो गया 5, यानी जो हमारे पास टोटल रंग लीटर हैं वह 5 लीटर हो गए। तो अब आप इसमें निकाल लेंगे कि जो लाल रंग की मात्रा होगी वह कितने लीटर की होगी। तो लाल रंग आपका ये हो जाएगा किस तरीके से, आपका लाल रंग है 2 लीटर, तो टोटल आपका 5 हो रहा है और 180 लीटर में चाहिए टोटल। तो अब आप इसे सरल कर देंगे, 5 3 15 और 3 60, 3 30 हो गया और 5 छक्के 30 36 और 36 दूनी 72। तो आपका लाल रंग 72 लीटर होगा और सफ़ेद रंग इतने पात्र चाहिए और सफ़ेद रंग आपके 3 लीटर में है, तो 3 और टोटल 5 कितने में 180 में, तो आपका 36 3 108 लीटर। तो कुल मिलाकर के जोड़ेंगे तो 180 लीटर आता है। तो अब आप इसमें समझ गए होंगे कि हमें कितने कितने पात्रों की आवश्यकता है, 72 और 108 मिलाकर के 180 लीटर हो जाएगा। अब 14वां प्रश्न देखें कि 5 व्यक्ति एक घर की पुताई करने में 6 दिन का समय लगाते हैं। 5 व्यक्ति एक घर की पुताई करने में 6 दिन का समय लगाते हैं। तो हमें यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहले प्रश्न में कार्य प्रारंभ होने से पहले 2 व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं। अब कार्य पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे, तो हम मान लेंगे माना कि x दिन लगेंगे। तो अब यहाँ पर हमने तालिका बनाई श्रमिक और समय दिन में। तो श्रमिक जब 5 होते हैं, 5 व्यक्ति, तो काम होता है 6 दिन में। लेकिन जब व्यक्ति 2 बीमार पड़ जाते हैं, 5 - 2 तो 3 बचे, तो x दिन लगेंगे। तो अब चूंकि ये आपका व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि अगर आपके श्रमिक कम होंगे तो दिन ज़्यादा होंगे और अगर श्रमिक ज़्यादा होंगे तो दिन कम होंगे। तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण में आप जानते हैं कि
5 गुणे 6 बराबर 3 गुणा x के रूप में लिखते हैं। जब सरल करेंगे तो 5 गुणे 6 बटे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10। तो जब 3 व्यक्ति 3 श्रमिक होंगे तो उन्हें 10 दिन का समय लगेगा। लेकिन इसी में जब एक ही दिन में पुताई करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? जब एक ही दिन में पुताई करनी है तो देखो समय, दिन और श्रमिक। जब समय 6 दिन का लगता है तो 5 व्यक्ति श्रमिक काम करते हैं। लेकिन जब हमें समय 1 दिन यानी 1 दिन में ही पुताई करनी हो तो कितने व्यक्ति लगेंगे? तो x मान लिया। तो यह है आपका व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। पहले मान लिया, माना कि x व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो अब चूंकि व्युत्क्रमानुपाती है तो 6 गुणे 5 बराबर 1 गुणा x, तो x बराबर हो जाएगा 6 गुणे 5 बटे में 1 का कोई मतलब ही नहीं है। 6 पंचे 30 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इस तरह से आप 14वें प्रश्न को हल कर लेंगे। अब इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न है, रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। देख रहे हैं, वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों की युग्मों के बीच के कोण बराबर है। निम्नलिखित सारणी को पूरा करते हुए निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमें एक सारणी दी गई है, तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों की युग्म के बीच का कोण। देखो, जब तीलियों की संख्या 4 है तो प्रत्येक कोण 90-90 अंश का बनेगा और 9 चौकी 36, टोटल 360 होगा। जब यहाँ पर तीलियों की संख्या 6 होगी तो प्रत्येक में 60 अंश का कोण बनेगा। जब गुणा करेंगे तो 6 छंग 36, 360 अंश का कोण बनेगा। लेकिन जब तीलियों की संख्या 8 होगी तो यहाँ पर 45 अंश का कोण बनेगा। जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 360 अंश आएगा। और जब तीलियों की संख्या 10 होगी तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वह कितना बनेगा? 36 अंश का बनेगा। तो जब इसमें भी गुणा करेंगे तो 360 अंश आएगा। और जब तीलियों की संख्या 12 होगी तो यहाँ पर 30 अंश का एंगल बनेगा। तो 12 यहीं 36, 360 अंश होगा। अब आगे प्रश्न पहला दिया है, 2 प्रश्न दिए गए हैं। 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण बनाइए। जिसमें 15 तीलियां हों तो उसके लिए हमें कोण युग्म बनाना है। तो हम बता देंगे पहले नंबर में तीलियों की संख्या और कोण। जब हमने तीलियां 4 लेते हैं तो 90 अंश का कोण बनता है, 90 अंश का। और जब तीलियां हमारी 15 होंगी तो यहाँ पर x अंश का कोण बनेगा। तो चूंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है तो 4 गुणा 90 बराबर 15 गुणे x, तो x बराबर हो जाएगा 4 गुणे 90 बटे 15। 15 एकम 15, 15 छक्के 90 और 6 चौके 24। तो यहाँ पर 24 अंश का कोण बनेगा। लेकिन यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच 40 अंश है तो आवश्यक तीलियों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर तीलियों की संख्या जब 4 है तो कोण 90 अंश का बनता है। लेकिन जब कोण 40 अंश का हो तो तीलियों की संख्या क्या होगी? तो हम बताएंगे 4 गुणा 90। चूंकि ये व्युत्क्रमानुपाती विचरण है तो 4 गुणा 90 बराबर x गुणा 40। तो x बराबर हो जाएगा 4 गुणा 90 बटे 40। तो काट दिया, 4 एकम 4, 4 धम 40, 10 एकम 10, 10 नारे 90। x बराबर 9 तीलियों की संख्या। तो अब आप इसमें बता दिया कि इसमें जो जब 40 अंश का कोण होगा तो तीलियों की संख्या 9 होगी। इस तरह से आपका इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा होता है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। ये सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर के क्रम वाइज देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।